हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम फिजिक्स क्लास 11th में दोलन के बारे में पढ़ेंगे। दोलन के लिए हमने एक वीडियो और बनाया है पिछले वीडियो में, जिसमें हमने दोलन को पूरा कवर नहीं किया है। उसमें दोलन से संबंधित कुछ सिलेबस को हमने कवर किया है। उसके आगे का सिलेबस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। उसके आगे का सिलेबस है हमारा कि सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण, वेग समीकरण, त्वरण समीकरण क्या होता है। तो आज सबसे पहले हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहले सरल आवर्त गति में वेग समीकरण, विस्थापन समीकरण और त्वरण समीकरण। तो देखिए, सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण। तो ये हमारा प्रश्न है, सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक चित्र बना रहा हूं। देखिए, कोई वस्तु दोलन कर रही है तो दोलन को हम कुछ इस प्रकार से शो करते हैं। यह कोई दृढ़ आधार है और एक रस्सी है, रस्सी से हमने किसी वस्तु को बांध दिया है। यह कोई वस्तु है, कोई पिंड है। अभी जो पिंड है हमारा, जो माध्य स्थिति में है। कैसी स्थिति में? माध्य स्थिति या साम्य स्थिति बोलते हैं। जब इसको माध्य स्थिति से यदि एक और विस्थापित कर दिया जाए, तो एक और विस्थापित करने का मतलब है इसको हम ऐसे खींच लें, तो ये इस पोजीशन पर आ जाएगा। जब मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो जो माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करने लगेगा? दोलन करने लगेगा। तो माध्य स्थिति से ये हमारा क्या है? विस्थापन है, एक और विस्थापन है। ये इसका केंद्र होगा गोले का, यहां से यहां तक इसको हमने विस्थापित किया। तो जो माध्य स्थिति से एक और जो विस्थापन है, और एक और अधिकतम विस्थापन को हम आयाम भी कहते हैं। तो जो बाय बराबर इसको हम स्मॉल ए से लेते हैं, या ए का मतलब आयाम है। माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। जैसे ही मैं इसको यहां से छोड़ूंगा, ये वस्तु कुछ ऐसे दोलन करेगी और हर बार इसका आयाम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यदि मान लीजिए वस्तु एक नियत आयाम के दोलन कर रही है, उसका आयाम कम नहीं हो रहा है, तो वस्तु यहां से छोड़ेंगे तो यहां तक जाएगी और लौट के फिर यहीं पर आएगी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर कोई गति विरोधी बल ना लग रहा हो। और यदि गति विरोधी बल नहीं लगेगा तो यह वस्तु एक नियत आयाम के दोलन करेगी। तो अभी हम ये समझ ले रहे हैं कि वस्तु एक नियत आयाम के दोलन कर रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए, पहली स्थिति में जब वस्तु यहां से यहां तक आए तो इसका विस्थापन है y बराबर ए। जब ये लौट के इधर से यहां पर पहुंचेगी तो इस विस्थापन को हम y बराबर माइनस के ए माने, क्योंकि उसकी दिशा बदल गई। तो ये ए विस्थापन के दोलन कर रही है। ए को मतलब यहां पर हम आयाम कहेंगे। तो ये तो होगा एक डायरेक्शन में, और जो माइनस इसलिए लिया है कि जो विपरीत डायरेक्शन में। इसको यदि हम चित्र दूसरे वे में बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, इधर में मैं समय ले लूं, इस अक्ष पर हमने समय को ले लिया और इस अक्ष पर ले लिया हमने विस्थापन y को। तो देखिए, पहली स्थिति में वस्तु कहां पर है? अभी माध्य स्थिति में है, तो इसका विस्थापन कितना होगा? अभी इसका विस्थापन है 0, माध्य स्थिति में है। लेकिन जब ये वस्तु माध्य स्थिति से यहां पर आ गई है तो इसका विस्थापन कितना होगा? स्मॉल ए। ठीक है, कितना हुआ है? विस्थापन 0 से बढ़कर कितना होगा? स्मॉल ए। जब यहां से जाएगी तो इसका जो विस्थापन है कम होता जाएगा और यहां पर पहुंचेगी तो 0 आ जाएगा। विपरीत डायरेक्शन में जाएगी तो फिर से इसका विस्थापन बढ़ता जाएगा और यहाँ पर इसका विस्थापन अधिकतम हो जाएगा। जब ये फिर लौटेगी तो इसका विस्थापन घटता जाएगा और माध्य स्थिति में आएगी तो विस्थापन 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या हो रहा है? माध्य स्थिति के दोनों तरफ ये दोलन कर रही है। एक ओर के विस्थापन को हमने स्मॉल ए माना है और दूसरे तरफ के विस्थापन को माइनस के स्मॉल ए लिया है। जब माइनस का चिन्ह इस बात को बता रहा है कि उसकी दिशा बदल रही है। तो इसको यदि मैं इस चित्र में शो करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, ये माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति से एक ओर के विस्थापन को मैं ऊपर ले रहा हूं
और एक और के विस्थापन को नीचे। यहाँ पर जो बाय अक्ष पर प्लस का विस्थापन बताएगा और नीचे बताएगा माइनस का। तो देखिए प्रारंभ में जी कौन सी स्थिति में, माध्य स्थिति में, तो विस्थापन कितना होगा 0। कुछ समय बाद ये कहां पर पहुंच गई है, इस पॉइंट पर पहुंच गई, मान लीजिए ए पॉइंट पर, तो विस्थापन कितना होगा स्मॉल ए। कौन सी डायरेक्शन में, इसको मैं प्लस के बाय ले लूं क्योंकि जो एक डायरेक्शन में जिसको मैंने प्लस लिया है तो जो प्लस के बाय डायरेक्शन होगा, तो विस्थापन ऐसे ले लूं। देखिए बाय अक्ष पर ये तो प्लस का ए विस्थापन है और इधर में ले लूं माइनस का ए विस्थापन। तो माध्य स्थिति से जो वस्तु का विस्थापन क्या हो रहा है, प्लस का ए है तो इधर जाएगा जी, इसके बाद ये घटेगा बाद में। देखिए पहले तो ये बढ़ता गया, अब ये क्या होगा माध्य स्थिति की तरफ घटता जाएगा, तो ये घटता जाएगा यहां से, तो कुछ ऐसे आएगा। ये इस पॉइंट पर आ गया लौटकर, अब ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो मैं इसको कुछ ऐसे ले, जब ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो यहां पर पहुंचेगा तो ये अधिकतम हो गया, और यहां से जब लौटेगा तो फिर से ये ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के दोलन। यह जो ग्राफ है इस बात को बता रहा है कि वस्तु एक नियत आयाम के दोलन कर रही है। यहाँ पर जो प्लस ए का मतलब ये एक डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन, माइनस ए का मतलब है जो विपरीत डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन। ठीक है, इसी चित्र को हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यह वस्तु के दोलन हो रहे हैं, इसको मैंने प्लस ए मान लिया और इधर में जो अधिकतम विस्थापन है इसको मान लूं मैं माइनस के। इसके बीच में वस्तु दोलन कर रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कुछ, ये प्लस ए पॉइंट और जो माइनस ए है, थोड़ा सा मैं इसको, ये माइनस ए, इसको डैश करके ऐसे बनाऊं, समझना आप लोग, इसको भी डैश करके। तो एक मैं वृत्त के ऊपर इस पॉइंट को ले लूं तो कुछ इस टाइप से आएगा। ये वृत्त का केंद्र है O, ये माध्य स्थिति हमारी, तो मैं इसको माध्य मान ले रहा हूं, ये माध्य स्थिति है। अब माध्य स्थिति से वस्तु क्या कर रही है, आवर्त गति कर रही है। तो जैसे वस्तु ऐसे में गति कर रही है तो ये हमारा अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम विस्थापन यहां से आता है। अब देखिए वस्तु क्या हो रही है, माध्य स्थिति की तरफ आ रही है, ये पूरी हमारी माध्य स्थिति मानी जाएगी। ये माध्य स्थिति से विस्थापन हो गया, जिसको विस्थापन कितना होगा ए। अब यहां से ए का मान कम होने लगेगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये फिर से 0। अब फिर देखिए माध्य स्थिति से दूसरी डायरेक्शन में विस्थापन होगा, जो हो जाएगा हमारा माइनस के, और फिर ये वस्तु फिर बैक में जा रही है, मतलब माध्य स्थिति की तरफ जा रही है, तो ये आ जाएगा फिर 0। समझ गए ना। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, इसको नाम दे दूं x, इस पॉइंट को y, इसको x डैश और इसको दे दूं y डैश। ये हमारी x अक्ष हो जाएगी और यह y अक्ष हो जाएगी। तो इसी चित्र को कुछ हम ऐसे बना सकते हैं। तो x y x डैश y डैश एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या स्मॉल e है। कोई वस्तु एक समान कोणीय वेग से गति कर रही है, कितने वेग से, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से, और यह वस्तु स्मॉल t समय में इस पॉइंट से यहां पर पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ए पॉइंट था, ए पॉइंट से बी पर पहुंच जाती है। जब वस्तु यहां से यहां पर पहुंच जा रही है तो केंद्र पर कुछ कोण घूम जाएगी, केंद्र पर इतना कोण घूम गई थीटा। मैं देखिए इस बी पॉइंट से यहां पर जो लंब डालूं तो जो लंब हो जाएगा, इसको एन नाम दे दूं, तो बी एन क्या हो गया, जो बाय अक्ष पर एक लंब हो गया। अब देखिए जब वस्तु यहां से यहां पर पहुंच गई है, ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच गई है, तो उसने बाय अक्ष पर कुछ दूरी तय की है। जितनी दूरी तय की है वैसे तो दूरी ये मानी जाएगी, लेकिन इसको हम इतनी दूरी जो है, इस दूरी को लगभग हम इतनी दूरी मान सकते हैं क्योंकि ये दूरी बाय अक्ष पर तय की गई है। तो इस दूरी को हम यहाँ पर न लेकर यहाँ पर लेंगे, तो वस्तु ने कितनी दूरी तय की है,
ओ से लेकर एन तक की दूरी, और ओ से लेकर एन तक की दूरी को मैं बाय मान ले रहा हूं क्योंकि यह दूरी बाय अक्ष पर तय की है। तो ओ एन बराबर कितना हो जाएगा बाय। देखिए यह कोण हमारा थीटा है तो यह कोण भी थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि माना x बाय एक्स डैश बाय डैश एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या स्मॉल a है। कोई वस्तु एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रही है। स्मॉल t समय में वस्तु a से b पर पहुंच जाती है और केंद्र पर थीटा कोण घूम जाती है। यानी कि वस्तु को a से b तक पहुंचने में समय जो लगा है उस समय को मान लिया हमने t। ठीक है, तब क्या हो जा रही है, वेग बराबर कोणीय वेग बराबर। देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय या समयांतर। ठीक है बच्चों, कोणीय वेग बराबर इतना हो जाएगा। कोणीय वेग को हम किससे लिखते हैं, ओमेगा से। कोण का विस्थापन कितना हुआ है, थीटा, और समय कितना लगा है, टी। हम यहाँ पर त्रिज्या गुणा कर देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। हमको विस्थापन समीकरण निकालना है। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है ओ एन बी, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हमें ये निकालना विस्थापन, वस्तु का विस्थापन कितना हुआ है, मतलब बाय का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज जो है इसकी एक भुजा तो हो गई बाय। देखिए यहां से यहां तक की दूरी a है तो यहां से यहां तक की दूरी भी a होगी क्योंकि ये त्रिज्या है, और त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की हर दूरी बराबर होती है क्योंकि वो त्रिज्या होती है। तो ये हमारा स्मॉल a है तो यह भी स्मॉल a हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजा मालूम है, दो भुजा हम मतलब एक भुजा हमें मालूम है और दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। विस्थापन हमें ज्ञात करना है और a मालूम है, तो इन दो भुजाओं को लेके चलेंगे इस समकोण त्रिभुज में। देखिए इसका जे कोण थीटा है तो इस कोण के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके सामने की भुजा यह हो जाएगी कर्ण, जो ओबी भुजा है वो कर्ण हो जाएगी और शेष भुजा आधार हो जाएगी। तो हमें इसमें जे एक तो कर्ण भुजा लेनी है और एक लंब भुजा लेनी है। तो या तो हम लंब बटे कर्ण लिख दें या कर्ण बटे लंब लिख दें। तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे तो साइन लेंगे और कर्ण बटे लंब लेंगे तो कोसेक लेंगे। तो इसमें हम साइन थीटा निकालें तो देखिए त्रिभुज ओ एन बी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है ओ एन और कर्ण कितना है ओ बी। ठीक है, देखिए लंब तो क्या हो जाएगा, इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो ओ एन लंब हो गया और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है तो ओ बी कर्ण। अब ओ बी की तो वैल्यू कितनी दी है, स्मॉल ए, और ओ एन की वैल्यू दी है बाय। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर बाय बटे स्मॉल ए, या मैं यहां से तेरे गुणा कर दूं तो बाय बराबर आ जाएगा ए साइन थीटा। थीटा की वैल्यू रख दो, हमने समीकरण 1 में निकाली है थीटा की वैल्यू, तो वहां पर रख दें। थीटा का मान समीकरण यहां पर रखेंगे, इसी में थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर तो क्या आ जाएगा, बाय बराबर ए साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है ओमेगा टी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विस्थापन समीकरण आ जाएगा सरल आवर्त गति में। कोई दिक्कत इसमें? तो सरल आवर्त गति में हम विस्थापन समीकरण कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा, कि मान लीजिएगा यह जो वस्तु गति कर रही है और इसको एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगा है वो समय कहलाता है आवर्तकाल, और वो मान लिया हमने टी। तो मान लीजिएगा कि वस्तु को एक पूर्ण चक्कर लगाने में कैपिटल टी समय लगता है, तब कोणीय वेग ओमेगा बराबर, यहां पर कोणीय वेग अब क्या बनेगा, देखिए जब वस्तु एक पूरा चक्कर लगाएगी
तो केंद्र पर कितना कोण घूम जाएगी 360, और 360 को हम क्या लिख देंगे 2 पाई बटे समय। कोणीय वेग बराबर क्या होता है कोणीय विस्थापन, तो कोण का विस्थापन कितना होगा 360 और बटे समय, समय कितना लगा है इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कैपिटल टी, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई बटे टी। ये ओमेगा की वैल्यू यहां पर रख देंगे इसमें, तो हमारा नया विस्थापन समीकरण बन जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बटे टी और इंटू स्मॉल टी जैसे का जैसा, तो हमारा ये विस्थापन समीकरण आ जाएगा सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो वस्तु है यहां से गति करना प्रारंभ कर रही है, तो जब वस्तु यहां पर है तो इसने अभी कोई समय नहीं लिया है, तो समय कितना लिया है 0, ऐसे समझ लो। यहां पर मैं लिख लूं समय और इधर में लिख दूं विस्थापन। समय क्या था हमारा t और विस्थापन है y। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को थोड़ा समझना। एक पूरे चक्कर की बात कर रहे हैं। इनिशियली जब वस्तु यहां से चलना प्रारंभ कर रही है तो प्रारंभिक समय है उसका 0। कितना समय है 0। पूरा देखिए एक चक्कर लगा है, चक्कर लगाने में जो समय है वो कितना मान लिया हमने कैपिटल टी। तो इस समय को हम 4 भागों में बांट लें। देखिए यहां से यहां तक कुछ समय लगेगा, फिर यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लगेगा, फिर यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लगेगा, और फिर यहां से यहां तक वापस आने। तो अभी प्रारंभ नहीं किया है तो समय क्या होगा 0। जब वस्तु यहां से यहां तक पहुंच गई है तो यह समय कितना हो जाएगा t बटे 4, क्योंकि जो पूरा चक्कर है उसका सिर्फ उसने अभी 1/4 भाग कवर किया। जब वस्तु यहां से यहां तक पहुंचेगी तो जी आधा चक्कर हो गया, तो समय कितना हो जाएगा t बटे 2। जब देखिए वस्तु यहां से यहां पहुंच जाएगी तो समय कितना लगेगा 3t/4, और जब वस्तु यहां से घूमकर यहां पर आ जाएगी बिल्कुल इसी बिंदु पर, तो समय कितना हो जाएगा पूरा t। तो जो टोटल समय था वो हमने 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो पहला कितना होगा प्रारंभिक बिंदु पर 0, जब वस्तु यहां पर पहुंच गई तो समय कितना t बटे 4, जब वस्तु इस बिंदु पर पहुंच गई तो समय कितना हो जाएगा t बटे 2, और जब वस्तु इस बिंदु पर आ जाएगी तो 3t/4, और जब वस्तु लौटकर ए बिंदु पर ही आ जाएगी तो समय हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, तो देखिए इनिशियली कहां पर है वस्तु इस बिंदु पर, तो समय कितना होगा 0। जब वस्तु यहां पर पहुंच गई तो समय कितना होगा t बटे 4, जब वस्तु यहां पर पहुंची तो t बटे 2, और जब वस्तु इस पॉइंट पर पहुंची तो 3t/4, और लास्ट में जब वस्तु हमारी यहीं पर पहुंच गई तो समय हो जाएगा t। ठीक है, एक सेकंड समझ में आ गया। जो प्रारंभिक बिंदु जब वस्तु इस बिंदु पर y पर पहुंच जाती है तो समय कितना हो जाएगा t बटे 4, जब x डैश पर पहुंच जाएगी तो t बटे 2, जब y डैश पर पहुंच जाएगी तो कितना हो जाएगा 3t/4, और जब लौटकर a बिंदु पर आ जाएगी तो समय कितना हो जाएगा t। तो हमने जिस समय ले लिया, अब देखिए इस समय से विस्थापन कितना हो रहा है वस्तु का, समझना थोड़ा सा। t बराबर हम 0 यहां पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन का पूरा कोण 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो विस्थापन हमारा कितना आएगा 0। विस्थापन कितना आएगा 0। अब देखिए सेकंड स्थिति में t की वैल्यू कितनी रखनी है स्मॉल t की वैल्यू t बटे 4, तो यहां पर t बटे 4 रखे हम, तो क्या आ जाएगा y बराबर a साइन 2 पाई बटे t, और स्मॉल t की वैल्यू रखनी है t बटे 4, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कितना बचेगा साइन पाई बटे 2, मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 होने से जब y बराबर कितना आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक, फिर t की वैल्यू रखेंगे t/2, स्मॉल t की वैल्यू t/2, तो देखिए सेकंड स्थिति में मतलब थर्ड स्थिति में a साइन 2 पाई बटे t, और स्मॉल t की वैल्यू रखनी है t बटे 2,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल। कितना बचेगा? साइन पाई। साइन पाई मतलब 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, और 0 होने से ये पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर निकालेंगे टी की वैल्यू कितनी है? 3t/4। देखिए बाय बराबर इसी इक्वेशन में रखनी है, ए साइन 2π/t, स्मॉल टी की वैल्यू यह हो जाएगी 3t/4। टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 90, और 90 × 27 मतलब 270। साइन 270 की वैल्यू होती है कितनी? तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 1, और 1 होने से जो बन जाएगा ए, तो यहां पर आ जाएगा जी ए। लास्ट में टी की वैल्यू कितनी? टी रखेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो देखिए बाय बराबर ए साइन 2π/t इंटू टी, टी से टी कट जाएगा, जाएगा 2π। साइन 2π की वैल्यू होती है 0, और 0 होने से जे फिर से 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमने 4 समयों पर हमने वस्तु के विस्थापन को निकाल लिया। अब इसके आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, जो इनिशियली हमने ग्राफ बनाया था कुछ वैसे ही ग्राफ बनेगा। देखिए ये एक्स अक्ष पर मैंने समय को ले लिया, इधर में समय लिया मैंने टी, ये सेकंड में है, और इधर में मैं विस्थापन को लूं विस्थापन बाय, विस्थापन को सेंटीमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। देखिए प्रारंभ में समय 0, तो ये समय 0 हो गया। फिर समय कितना? t/4, तो t/4 को मैं यहां पर ले लूं, जो हो गया t/4। फिर t/2 ये और आगे आ जाएगा, या t/2 हो गया। 3t/4, 3t/4 ले लिया मैंने, और फिर लास्ट में ये समय t, ये पूरा हमारा एक चक्कर का समय होगा, पूरा एक दोलन जिधर में समय है समझ लेना। अब देखिए इस समय पे वस्तु का जो विस्थापन आया है वो क्या है? समय 0 पर विस्थापन 0, तो समय 0 यानी वस्तु का विस्थापन भी अभी 0 हुआ है। उसके बाद समय t/4, t/4 पर हमारा वस्तु का विस्थापन आया है a, t/4 पर, ये t/4 है विस्थापन, फॉर एग्जांपल a यहां पर आ रहा है, इस पॉइंट को मैं a मान ले रहा हूं, तो ये a आ गया। फिर t/2 पर वस्तु का विस्थापन 0, तो t/2 विस्थापन ऊपर की तरफ कितना हुआ है? 0, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, तो पॉइंट जी मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 3t/4 पर विस्थापन कितना हुआ है? a, सॉरी माइनस ए होगा, वहां पर उसकी वैल्यू माइनस थी, कितना होगा? साइन माइनस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? कहां पर? माइनस को मैं इधर में लूंगा, ये हो जाएगा माइनस के a, इधर में आ जाएगा कहीं पॉइंट। ठीक, इसके बाद t बराबर समय t पर विस्थापन कितना है? 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहीं पर विस्थापन 0। इन सब पॉइंट्स को मिलाएं यदि हम, तो इस प्रकार का हमारा ग्राफ बनेगा। तो यह ग्राफ हमारा विस्थापन समय ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण और विस्थापन के बारे में सब कुछ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वेग समीकरण। वेग समीकरण, देखिए वेग समीकरण क्या होगा? हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण बाय बराबर क्या निकला था? a sin ओमेगा t, इतना ही ले लें। ठीक है, ये हमारा क्या है? वेग समीकरण, सॉरी यह क्या है? हमारा विस्थापन समीकरण है।
यदि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन होता है तो इसका मतलब वस्तु में वेग है। तो समय के साथ इसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन का मतलब इसमें अवकलन करना है। तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर दूं, समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए डी बटे डी टी बाय ऐसे डी बटे डी टी इधर में आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। देखिए नई लाइन से इसको मैं क्या लिख दूं, डी वाई बटे डी टी लिख सकता हूं बराबर, ये तो नियतांक के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, और जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करेगी तो उसकी त्रिज्या नियत रहेगी। तो त्रिज्या में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये तो नियतांक के बाहर आ गया। क्या रहेगा, डी बटे डी टी साइन ओमेगा टी। देखिए डी वाई बटे डी टी मतलब विस्थापन बटे समयांतर। विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है, और इसको मैं v से लिख देता हूं। ये क्या, ये वेग है, या ऐसे बोलूं समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को वेग कहते हैं। तो ये क्या बन गया, वेग। ये जैसे का जैसा। अब साइन का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो साइन का अवकलन होता है कॉस। तो साइन का अवकलन हो गया कॉस। अब अवकलन करना है किसका मुझे, ओमेगा टी का, टी के सापेक्ष। तो ये गुणा में करना है मुझे, इसमें करेंगे गुणा में ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन। तो ओमेगा तो नियतांक के बाहर आ जाएगा, और टी का टी के सापेक्ष अवकलन होगा 1। ठीक है, गुणा करूंगा तो जो ओमेगा और ओमेगा का इधर गुणा कर दूं तो ऐसा बन जाएगा v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चाहो तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूं। देखिए अभी हमारा जो वेग समीकरण पूरा नहीं आया है, इसमें हम क्या करें, जो कॉस है इसको साइन में कन्वर्ट करें। तो कैसे करेंगे, देखिए हम ऐसा एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन वर्ग थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन वर्ग ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पर कोण क्या है, ओमेगा टी। तो क्या बन जाएगा, देखिए v बराबर ए ओमेगा जैसे का जैसा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये कॉस ओमेगा टी की हमने ऐसा लिख दिया। देखिए v बराबर ए ओमेगा जैसे का जैसा 1 माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालें, यहां से निकालते हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू। तो साइन ओमेगा टी बराबर क्या आ जाएगा, बाय अपॉन ए, यहां से ए से भाग दे दो और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में। तो क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी बराबर बाय बटे ए। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया बाय अपॉन ए, और इस पर वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। इसको और सॉल्व करूं तो ए ओमेगा हो जाएगा 1 माइनस के बाय स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ए ओमेगा, ए स्क्वायर तो आ गया एलसीएम, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। अब v बराबर ए ओमेगा जैसे का जैसा। देखिए जो ए स्क्वायर है जो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए हो जाएगा। तो ऊपर तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और बटे में जो हो जाएगा ए, जे वर्गमूल से बाहर आ गया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, वेग समीकरण आ जाएगा। कौन सा समीकरण आ जाएगा, वेग समीकरण, सरल आवर्त गति में वेग समीकरण। अब देखिए इसको भी हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, इसका ग्राफ वगैरह कैसे बनाएंगे। इसमें कुछ स्थिति बनेंगी। स्थिति फर्स्ट, यदि y बराबर 0, यानी कि वस्तु का विस्थापन कितना हुआ है, 0,
तो उस स्थिति में वस्तु का वेग कितना होगा, यानी कि वस्तु का विस्थापन 0 नहीं हुआ, अभी वस्तु माध्य स्थिति में है, गति तो कर रही है लेकिन गति करती हुई कहां पर है, माध्य स्थिति से होकर गुजर रही है। ठीक है, कुछ ऐसे समझ लें कि देखिए ऐसे ही आप समझ सकते हैं, ये लोलक था, वस्तु यहां से लौट रही थी, इधर से लौटती हुई जा रही है, और जब वो इस स्थिति से होकर गुजर रही है, तो जब इस स्थिति से होकर गुजर रही होगी उस स्थिति में y बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो जब y बराबर 0 होगा तो वस्तु का वेग कितना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दें, तब v बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर भी 0, तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो v बराबर ए ओमेगा आ जाएगा। तो इस स्थिति में वस्तु का जो वेग होगा वो अधिकतम होगा, क्योंकि जब वस्तु देखिए यहां से लौट रही होगी तो इसके वेग में वृद्धि होती जा रही होगी, और जब इस पॉइंट से होकर गुजरेगी तो वेग इसका क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। कितना होगा, अधिकतम। लेकिन जैसे जैसे जो इधर बढ़ती जाएगी वेग में कमी होती जाएगी, और यहाँ पर जाके वेग क्या हो जाएगा, इसको 0। जैसे ही वेग 0 होगा फिर से लौटेगी, और जब वो इस माध्य स्थिति से होकर गुजर रही होगी तो वेग फिर से अधिकतम होगा। तो जब वस्तु अधिकतम विस्थापन, जब वस्तु न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में होती है तो उसका वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। तो ये हमारा क्या मैक्सिमम वेग है। ठीक है, तो जब वस्तु माध्य स्थिति से होकर गुजरेगी तो उसका वेग कितना होगा, अधिकतम होगा, अर्थात इतना होगा। स्थिति सेकंड स्थिति में यदि y बराबर a ले लें, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो विस्थापन हुआ था वो y बराबर क्या है, यानी कि अधिकतम विस्थापन था। अधिकतम विस्थापन को हम आयाम बोलते हैं। तो ये अधिकतम विस्थापन किसके बराबर हो गया होगा, उसकी त्रिज्या के बराबर हो गया होगा। ऐसे हम समझे तो देखिए इस टाइप से वस्तु ने यहां से गति करना प्रारंभ किया था, जब वस्तु यहां से यहां पर पहुंची थी तो वस्तु का यह जो विस्थापन है वो किसके बराबर आया होगा, इसके बराबर। जब वस्तु यहां से यहां पर पहुंचेगी तो ये विस्थापन किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। और जब वस्तु यहां से यहां पर पहुंच जाएगी तो वस्तु का जो विस्थापन है वो किसके बराबर आएगा, इस त्रिज्या के बराबर आ जाएगा। तो y बराबर कितना में आ जाएगा, a। या वैल्यू इसमें पुटअप करें तो देखिए क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को रखेंगे तो तब v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर जैसे का जैसा माइनस y की वैल्यू कितनी है, a, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, 0 का वर्गमूल 0, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो जब वस्तु हमारी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होगी, कहां पर होगी, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, तो उस स्थिति में उसका वेग क्या होगा, न्यूनतम होगा। ऐसे समझ लीजिएगा कि जब मैं वस्तु को यहां से छोड़ रहा हूं तो देखिए इसका जो क्या वेग बढ़ता जा रहा है, और यहां पर जाके इसका वेग सबसे अधिक होगा। लेकिन जब वस्तु इधर जाएगी तो वेग घटता जाएगा, और जब वस्तु यहां पर पहुंचेगी तो इसका वेग कितना होगा, 0 होगा, और इस स्थिति में इसका विस्थापन है वो क्या है, अधिकतम है। जैसे वेग 0 होगा जब फिर से लौटेगी नीचे की तरफ तो वेग बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर इसका वेग सबसे अधिक होगा। जब जब फिर इधर आएगी तो वेग घटता जाएगा, और यहाँ पर आके इसका वेग 0 हो जाएगा। तो जब वस्तु अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होती है तो उसका वेग कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए अब आता है हमारा सरल आवर्त गति में त्वरण समीकरण। त्वरण समीकरण, तो देखिए त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन हो। तो कोई वस्तु गति कर रही है और सरल आवर्त गति कर रही है, समय के साथ यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वस्तु में क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वेग समीकरण है उसमें समय के साथ परिवर्तन करेंगे, मतलब समय के साथ उसका अवकलन करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं वेग समीकरण v बराबर क्या आया था, वैसे a ओमेगा cos ओमेगा t आया था। इसको और सॉल्व किया था तो और आगे तक आया था, लेकिन हम यहीं से लेके चलेंगे। तो v बराबर
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसमें टी के सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करेगा। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी बटे डी टी भी, डी बटे डी टी और ये जैसे का जैसा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं डीवी बटे डी टी। देखिए ए ओमेगा तो नियतांक है, ओमेगा का मतलब है एक समान कोणीय वेग से गति कर रही है, और ए का मतलब क्या था, त्रिज्या थी। तो ए और ओमेगा दोनों नियतांक के बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा तो आ गया बाहर। अब क्या रहेगा, डी बटे डी टी और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए डीवी बटे डी टी वेग में परिवर्तन बटे समयांतर, इसको हम त्वरण बोलते हैं। और यहां पर मैं त्वरण को कैपिटल ए से लिख रहा हूं, क्योंकि स्मॉल ए से यहां पर हमारी त्रिज्या है। तो ये हमारा त्वरण हो गया बराबर ए ओमेगा जैसे का जैसा। अब देखिए कॉस का हमें क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कॉस का अवकलन होता है माइनस के साइन, तो जो हो जाएगा माइनस के साइन ओमेगा टी। ये तो कॉस का हुआ है। अब ओमेगा टी का और करना है, कोण का और करना है, और गुणा में करते हैं। तो ओमेगा टी का और करेंगे तो ओमेगा तो नियतांक के बाहर आ गया, और टी का टी के सापेक्ष अवकलन होता है 1, तो हमारा यह हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा का 1 में गुणा करेंगे तो ओमेगा आएगा, और इस ओमेगा का इस ओमेगा में गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा ए बराबर ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, और जो माइनस आ गया। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ओमेगा टी जैसे का जैसा। ये आगे पीछे लिख दिया। देखिए ये वैल्यू जो होती है ये विस्थापन की होती है, जो हमने पहले अभी कैलकुलेट किया है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हो जाएगा बाय, क्योंकि बाय बराबर क्या आया था, ए साइन ओमेगा टी। तो ए साइन ओमेगा टी की जगह हमने क्या लिख दिया, बाय। तो ये हमारा सरल आवर्त गति में क्या है, त्वरण समीकरण। जब माइनस चिन्ह इस बात को बताता है कि त्वरण और विस्थापन की दिशाएं एक दूसरे की विपरीत है। ठीक है, तो ऋण क्या चीज बताएगा कि जो त्वरण और विस्थापन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अब इसकी भी हम स्थितियां निकालें, तो ये कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। तो देखिए स्थिति फर्स्ट, यदि y बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु है वो कहां से होकर गुजर रही है, माध्य स्थिति से होकर गुजर रही है। कहां से होकर गुजर रही है, माध्य स्थिति से होकर गुजर रही है। तो ये वैल्यू इसमें रख दें, तब क्या आएगा, a बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई की वैल्यू 0, तो a बराबर आ जाएगा 0। तो जब वस्तु माध्य स्थिति से होकर गुजर रही है, उस स्थिति में हमारा जो त्वरण आएगा, वस्तु का जो त्वरण आएगा वो न्यूनतम होगा। ठीक है, या शून्य होगा। स्थिति सेकंड, यदि y बराबर a, इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु का जो विस्थापन है वो अधिकतम है, अर्थात वस्तु अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है। जब वस्तु अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होगी तो ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दें, तब a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर और y की जगह a। तो जब वस्तु अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होगी, उस स्थिति में उसका त्वरण इतना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में त्वरण का मान अधिकतम होगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि देखिए यह हमारा लोलक था और ये माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति में वस्तु होती है तो y बराबर क्या होगा, 0, यानी उसका विस्थापन कितना, 0। जब वस्तु माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, यानी वस्तु को हमने यहां तक विस्थापित कर लिया है, तो ये क्या है, हमारा विस्थापन a हो गया।
मैं समझू इस पॉइंट को ए मान लू ये माध्य स्थिति है और इस पॉइंट को समझू बी, तो ये हमारी अधिकतम विस्थापन की स्थिति है। तो जब वस्तु यहां से देखिए लौट रही है और जब वस्तु यहां पर होगी तो त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। और जब वस्तु कहां पर, जब लौटते हुए यहां पर आएगी इस पोजीशन पर, तो त्वरण का मान क्या होगा, इतना होगा, जो कि अधिकतम होगा। तो माध्य स्थिति में वस्तु में जो त्वरण का मान है वो 0 होता है और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वस्तु में जो त्वरण होता है वो अधिकतम होता है। माइनस चिन्ह सिर्फ इस बात को बताता है कि त्वरण और विस्थापन की दिशा विपरीत है। इसका मतलब ये होगा कि देखिए जब वस्तु यहां पर होती है तो विस्थापन की डायरेक्शन इधर हो गई और त्वरण इस डायरेक्शन में कार्य करेगा, समझ गए ना। तो माइनस चिन्ह इसी बात को बताता है कि विस्थापन और त्वरण की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। तो इस गति में विस्थापन समीकरण, वेग समीकरण तथा त्वरण समीकरण पढ़े। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई